फोर्थ वाले चैप्टर से एक बार क्वेश्चन आया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी। सॉलिड में भी दो तरह का बॉडीज होता है, एक रिजिड होता है, एक नॉन रिजिड होता है। सबसे पहला चीज यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम मार्कर को मूव कराना चाहते तो मार्कर का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे, किस डायरेक्शन पे तुम लगा रहे हो। हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉडी उसी तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दो तरह का बॉडी है, रिजिड बॉडी है और दूसरा क्या है, नॉन रिजिड। अगर ऐसे करके दो बॉडी है, रिजिड और नॉन रिजिड, मेरे को बताओ व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन रिजिड बॉडी एंड अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन नॉन रिजिड बॉडी। कौन बच्चा इनको इसका आंसर देना चाहेगा कि अगर हम रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाते और एक लगाते नॉन रिजिड फोर्स बॉडी पे फोर्स, तो वो बॉडी किधर मूव करेगा? तो चलो सब देखो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे हम फिगर बनाते, ये बॉडी रिजिड है, ये बॉडी क्या है, रिजिड। इस पे हम फोर्स लगाए और एक बॉडी जो है वो क्या है, नॉन रिजिड है, एक बॉडी जो है वो क्या है, नॉन रिजिड। इस पे फोर्स लगाए तो इस पे जब फोर्स लगाएंगे तब बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बॉडी उस तरफ भैया मूव करने लगेगा जिस तरफ आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। तो इस चीज को ध्यान रखना है सब बच्चा को, और इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज है, नॉन रिजिड में अगर तुम फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, एक फोम ले लेते हैं, फोम में अगर फोर्स लगाएंगे तो भैया पहले उसका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। वर्ड्स पे ध्यान दो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा उसका, एंड देन उसका वो भी क्या होने लगेगा, मूव करने लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो इसमें दो पॉइंट है, पहले तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है और दूसरा चीज इसमें क्या बताए, इट विल आल्सो स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो याद रहेगा तुम लोग को ये चीज, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इस पे हम तुमको बता दिए। अब बॉडी का जो होता है दो तरह का मोशन होता है, एक होता है लीनियर मोशन, दूसरा कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। तो भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर एक ऑब्जेक्ट को हम ऐसे करके रख देते हैं और इस पे फोर्स लगाते हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं से भी फिक्स है? नहीं है भैया। अगर इफ इट इज नॉट फिक्स्ड तो क्या होगा, इस पे आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो फिर से, तो ऐसे मोशन को हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बुलाते हैं, या ऐसे ही मोशन को हम लोग क्या बुलाते हैं, लीनियर मोशन बुलाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ऑब्वियस सा बात है, कौन सा मोशन हो गया, लीनियर। फिर यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट को अब हम क्या कर दिए, एक पॉइंट से फिक्स कर दिए। अब अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो बताओ ये कैसे मूव करेगा, रोटेशन करेगा। ठीक है, तो यहां से अब नया टॉपिक चालू हो जाएगा तुरंत में। क्या टॉपिक चालू होगा, यहाँ पे टॉर्क चालू हो जाएगा, मोमेंट। क्या चालू हो जाएगा, मोमेंट। तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी है फिक्स्ड पॉइंट किया हुआ है, फिक्स्ड किया हुआ है, और इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो ये कैसे घूमने लगेगा, गोल गोल घूमने लगेगा। अब एक बात बताओ, फोर्स का डायरेक्शन और बॉडी का डायरेक्शन जो तुमको दिख रहा है आपस में कितना डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर लगा रहा है। अगर तुम इस पे फोर्स लगाता पैरेलली तो क्या ये बॉडी मूव करता कभी? नहीं भैया, अगर हम ये फोर्स ऐसे करके लगाते तो बॉडी मूव नहीं करता। तो ये चीज तुम लोग को ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल फोर्स लगता है तो यहाँ पे बॉडी मूव नहीं करेगा। इसका अगर एग्जांपल देखना है तो अपने घर का गेट देख लो। घर के गेट को खोलना है तो हमको उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, हम दिखा देते क्योंकि वो जरूरी है। देख यहाँ पे ये गेट है, ठीक है, सामने से तुम लोग को दिख रहा है, ये गेट दिख रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, गेट को खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला बात है, ये जो है खोलना है तुमको, ये एक ही तरफ से खुलता है तो उस तरफ से हमको दिखाना पड़ेगा। हम तुमको इस तरफ से दिखाते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ क्या है, रोटेशन। इससे पाइवोट कर दिए, फिक्स पॉइंट बताए थे। अब हमको गेट खोलना है, हम इधर फोर्स लगा रहे, मेरे को ताकत बहुत ज्यादा लग रहा है, ये तुम लोग भी फील किए होंगे। जैसे जैसे दूर जाते जाते, जैसे जैसे दूर जाते जाते तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? भैया देखिए यहाँ भी फोर्स लगा है, लेकिन अब हमको यहाँ पे देखो, हम हल्का सा पुश किए, गेट क्या हो गया, खुल गया। तो इससे दो फैक्टर यहाँ पे लाई करता है कि मोमेंट क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। मोमेंट जो होता है, पहली बात क्या होता है, F into D, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें खाली डिस्टेंस याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से वो क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है। अब हम इस पे फोर्स लगा रहे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, तो मेरे को ये बात बताओ, मोमेंट का वैल्यू क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब इसके एक्सट्रीम पॉइंट यही है, यहाँ फोर्स लगाने से कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ से जितना हम डिस्टेंस बढ़ते जा रहे, मेरा फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो फोर्स और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार कि गेट के बिटवीन में लगा रहे और गेट के एंड में लगा रहे, कहाँ पे तुम्हारा फोर्स ज्यादा लगेगा? फोर्स बिटवीन पे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जाते जाएंगे मेरा फोर्स का वैल्यू उतना कम होते जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम तुमको क्या डिफाइन किए? मोमेंट डिफाइन। तो इसमें पूछा जाता है क्या कि कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर तो क्या हो गया? फोर्स हो गया। और दूसरा क्या बताया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फोर्स तो लगाया जाता है परपेंडिकुलरली। मोमेंट का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे। तो ये देखो यहाँ पे भैया जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे मोमेंट उसी तरफ जा रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि मोमेंट जो लगता है वो किस तरफ लगेगा? जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो एक दो बात यहाँ पे ये हो गया। फिर तुम्हारे बुक में अगर तुम लोग पेज पलटाओगे तो तुम लोग को दिखेगा, मार्क करो क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो पहला ही बताए क्या चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स पे डिपेंड करता है। और दूसरा चीज क्या बताए? डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये चीज। ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना। फिर आता है तुम्हारा यहाँ पे क्या? द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? टॉर्क बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अगर तुमसे पूछा जाएगा टॉर्क कैसा मोशन प्रोड्यूस करता है? रोटेशनल। कैसा मोशन प्रोड्यूस करता है? रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक ही बात है। तो ये चीज ध्यान रखना, टॉर्क जो है वो कैसा मोशन मतलब ट्रेवल करता है? रोटेशनल इफेक्ट। एक बात बताओ, इसको ये सिंबल को टाउ बुलाते हैं, मोमेंट को। ये तुम्हारा टॉर्क है, ये क्या है? टॉर्क। टॉर्क इक्वल्स टू क्या हुआ? F इंटू डी। देखो बात नहीं, टॉर्क जो है F इंटू क्या है? डी। भैया यहाँ पे अब इसका ऐसा यूनिट पे बात करेंगे। ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट जो आता है वो आता है न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट क्या आता है? अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। तो इसका भी आता है न्यूटन मीटर। लेकिन इसको क्या लिखते हो तुम लोग? इसको न्यूटन मीटर को जूल नहीं लिखता है, इसको जूल लिखता है। ठीक है, ये पूछा जाता है मनोज सर द्वारा कि ऐसा कारण क्या है। तो इसका कारण ये है कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है न्यूटन मीटर में रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज दी सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस क्या हो जाएगा? भैया न्यूटन का सीजीएस होता है डाइन और मीटर का क्या हो जाता है? सेंटीमीटर। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये ध्यान रखना तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। Unit Newton meter of moment of force or torque is not written joule. However, the unit Newton meter for work or energy is written joule because torque is a vector while work or energy is a scalar quantity. भैया what is the difference between scalar and vector? Scalar quantity वो होता है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है, तुम लोग को पता है टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ होता है? परपेंडिकुलर, है ना? तुम ही लोग बताया था परपेंडिकुलर दिखाते हैं हमेशा, फोर्स जो लगता है उस पर क्या लगता है? परपेंडिकुलर। अगर पैरेलल लगेगा तो क्या वो मूवमेंट शो करेगा? नहीं करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर कहीं पे पैरेलल लगा दोगे तो सीधा सा बात है, वहां पे टॉर्क कितना ले लोगे? जीरो ले लेना। क्या कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया इतना सा बात? तो ये बात ध्यान रखना सब बच्चा। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये हो गया। अभी हम लोग थ्योरी पे वर्क कर रहे हैं, अभी तुम्हारा न्यूमेरिकल पे आएंगे। इससे इसी पे न्यूमेरिकल आता है पहला एक्सरसाइज से, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज जो दूसरा इंपॉर्टेंट बताना चाहेंगे, क्या? इसका साइन। तो भैया कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है तो दो ही तरीके से घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है, कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है साइन। अगर मान लो हमको कैलकुलेट करने दे दे, टोटल मोमेंट निकालो, तो तुमको कहीं पे क्लॉकवाइज है कहीं पे एंटी क्लॉक। तुम लोग अभी तक खाली मीटर स्केल का पढ़ा है, अभी तक खाली क्या चीज का पढ़ा हुआ है? मीटर स्केल का। ये भैया इधर घुमा रहा है तो ये इधर घुमा रहा है, रोटेशनल मोशन है। तो एक क्लॉकवाइज होता है तो एक क्या होता है? ये सिर्फ तभी होता है जब बॉडी बीच से फिक्स होता है। जब बॉडी क्या होता है? बीच से फिक्स रहता है। तो यहां से हम एक टॉपिक उठाते हैं, कपल। क्या उठाते हैं? कपल। तो कपल जो है इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है, और अजीब अजीब आंसर मिलता है, तुम लोग को भी पता है, ठीक है। तो बेवकूफ मत बनना अपने आप को वहां पे। तो वहां पे अपने बुक से निकालो, हाँ हंस लो। यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, लिखता है बच्चा लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 to कपल क्या होता है? तो हाँ सही बात है, यहाँ भी कपल है लेकिन फोर्सेस का कपल है। क्या चीज का कपल है? फोर्सेस।
द टू फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेज नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए भैया क्या हो रहा है, चलो देखो सब बच्चा, एक बॉडी है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है। क्या ये दोनों फोर्स बराबर है मैग्नीट्यूड का है? हाँ। क्या सेम डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या फॉर्म करता है? कपल फॉर्म करता है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? बुक में दिया हुआ है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल। ठीक है, कपल कैसा मोशन प्रोड्यूस करता है वापिस से बताओ? रोटेशनल। ये कैसे घूमने लगेगा बताओ? ये गोल गोल घूमने लगेगा। ये कैसे घूमने लगेगा? गोल गोल। तो देख यहाँ पे हम तुमको एक चीज और बताना चाहते हैं, ध्यान देना तो सब बच्चा। यहाँ पे ऐसे करके इस पे फोर्स लगा रहे और इधर फोर्स लगा रहे, कपल के बारे में बताना चाह रहे। यहाँ पे मान लेते हैं टोटल बॉडी के बीच का ए और बी, हम निकालना चाहते हैं मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ ए और बी कैसे निकलेगा? भैया बी जो है बॉडी किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। ए जो है वो किधर घुमाएगा? ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। देख लो यहाँ पे दोनों मिलके, एक चीज साफ साफ देखो, बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंसेस है जो गलती करते हैं हम लोग। यहाँ पे दोनों फोर्स जो है वो क्या हो रहा है? सेम लाइन पे लग रहा है, नहीं अलग अलग। तो इसके कारण से ये चाहे तो क्लॉकवाइज घूमेगा या चाहे तो, एक केस होता है ऐसा, यहाँ पे एक केस होता है ऐसा कि फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी क्या हो रहा है? इधर लग रहा है कि नहीं? या दोनों को नीचे की तरफ लगा दो, दोनों को क्या लगा दो, तब भैया यहाँ पे देखिए, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ बताएंगे तुम लोग को, नीचे की तरफ। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर वाला क्या घूमता है? एंटी क्लॉक। लेकिन ऊपर वाले में दोनों का दोनों कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। दोनों का दोनों कैसे घूम रहा है? तो टोटल मोमेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। टोटल मोमेंट क्या आ जाएगा? अगर भैया यहाँ पे देखिए, अगर एक क्लॉकवाइज होता, एक एंटी क्लॉकवाइज होता, क्या ये गोल घूम पाता? नहीं घूम पाता। तो इसीलिए यहाँ पे देखो, एक इधर लग रहा है तो दूसरा क्या लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या फॉर्म करता है? कपल फॉर्म करता है। और कपल के कारण ये ऑब्जेक्ट कैसे कैसे घूमेगा? गोल गोल घूमने लगेगा। ये ऑब्जेक्ट कैसे घूमने लगेगा? गोल। ये फिक्स्ड है इधर से, ये गोल घूमने लगेगा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? तो ये बात ध्यान रखना। तो कपल का डेफिनेशन सब बच्चा रेडी कर लेना करके, इसमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है, तो हम बता ही दिए। अब इसी से तुम्हारा फॉर्मूला निकला था, चलो फॉर्मूला हम बता देते, इसको डिराइव नहीं करना है। तो तुमको सीधा सा बात बता रहे, मोमेंट का फॉर्मूला, मोमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इंटू डी। ये भी एरो, ये भी एरो, क्या दिखाना चाहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या आया? न्यूटन मीटर। इसको क्या जूल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना। वर्क ऐसा यूनिट को लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको जूल लिख देते हैं क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। बट इट इज अ क्या बुलाते हैं इसको? वेक्टर प्रोडक्ट्स। पढ़ोगे 11th में जाके तुम लोग, ठीक है? तो अभी यहाँ पे इसको क्या बुलाएंगे? न्यूटन मीटर। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका सीजीएस यूनिट बताओ, तो क्या लिख के आ जाओगे? डाइन सेंटीमीटर। अब हम तुमको बताएंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलत करके आता है बच्चा लोग डेफिनेशन और लिखने में भी। हम तुमको यहीं से उठाते हैं टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। सब बच्चा प्लीज ध्यान से सुनना। पहला बात है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट तो लिखते हैं लेकिन इन इक्विलिब्रियम लिखना भूल जाते हैं। तुम लोग सबको पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम होता है। तो पहले भी यार डिस्कस करते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। भैया व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, हम लोग को ये बताइए। कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है, जरूरी नहीं होता है कि वो रुका हुआ रहे तभी। तो दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द अनदर इज डायनामिक। कुछ साल से क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम के बेसिस पे, जैसे एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल बेसिस पे। तो भैया जब बॉडी विल बी इन रेस्ट तो इट विल बी नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एंड द बॉडी इज इन मोशन और उस पे सम नेट फोर्स का नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना आ रहा है? 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई चलता हुआ बॉडी में सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 आए? हाँ है। तुम्हारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो तुम लोग जानते हो, एटम के अराउंड कौन घूम रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, तो वो एटम बनता है। तो ये तुम लोग है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया वहां पे इससे एक क्वेश्चन तुरंत अराइज करेगा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। अभी ये भी बताना है हमको, ये तुम्हारा तीसरा पार्ट में इसका। अभी पहले तो ये चीज देखो,
तो जब बॉडी मोशन में होता है तो वो डायनामिक। तो एक दो एग्जांपल बताइए भैया हम लोग को। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल तुम लोग जो जानोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में कि तेरे किताब टेबल पे किताब रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि ये किताब जो है भैया टेबल पे फोर्स लगा रहा है जो कि नीचे की तरफ है, वो क्या है? W है। वो क्या है? W। तो W हो गया वेट ऑफ द बॉडी, बदले में टेबल लगा रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। आर द फोर्सेज टेबल लगा रहा है किताब पे और किताब लगा रहा है टेबल पे, तो NW बराबर हो गया। तो ये बॉडी किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में। तो तुम देखो अगर दिस इज 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, ठीक है, तो F नेट कितना आ गया? 0। अब यहाँ पे वही चीज, एक लड़की है, इसका चोटी 5 न्यूटन इधर से खींच रहे, इधर से भी 5 न्यूटन खींच रहे, किधर जाएगी? ठीक है, पढ़ाई कर दे रही खींचने वाले। तो 5 न्यूटन यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये लड़की किधर भी नहीं जाएगी, F नेट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, F नेट 0 आ गया, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस क्या आ गया? 0। तो इस पे एक कंडीशन पूछने वाला है, कंडीशन बताओ जिसपे तुम्हारा बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो पहला कंडीशन यही हो गया, सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी 0। अब दूसरा बताएंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट के बेसिस पे, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट। तो भैया यहाँ पे तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये कहीं भी बॉडी मूव कर रहा है? नहीं, ये रेस्ट पे है, तो ये स्टैटिक। और एग्जांपल बताओ स्टैटिक का। बीम बैलेंस, वेरी गुड। सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा यही वाला है, बीम बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बात बताया, यहाँ पे ऐसे करके एक तराजू है, इधर भी एक तराजू है, ठीक है, इस पे भी वेट रख दिए, इस पे भी वेट रख दिए, प्लीज बात नहीं। ये W1 इधर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये W2 आ रहा है। भैया ये दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस X एंड Y। तो मोमेंट जो निकालेंगे तो देखो W, ये किधर घुमा रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। और ये किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो भैया इधर का अगर A तरफ का मोमेंट निकालेंगे तो W2 इंटू क्या आ जाएगा? X। ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। और W1 इंटू Y जो है वो क्या आ गया? क्लॉकवाइज। तो हम जब वैल्यू देखे भैया ये एकदम स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, तो हम लोग पाइए कि W2X किसके बराबर आ गया? W1Y। इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, हम तुमको अभी दिखाएंगे। तुम लोग देखो यहाँ पे, अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ मेरे को आर द बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या चेक करोगे तुम? सम ऑफ क्लॉकवाइज और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। सम, यहाँ तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं जैसे क्या, अभी हम तुमको दूसरा सीसो से बताएंगे। यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या बराबर आ रहा है? हाँ आ रहा है। भैया मान लेते हैं ये भी आ रहा है 150 न्यूटन और ये भी आ रहा है 150 न्यूटन। क्या सही लिखे हैं हम? न्यूटन मीटर, ठीक है, यूनिट पे जाएंगे ना तो फोर्स बताए। 150 न्यूटन मीटर दोनों तरफ आ रहा है, तो दोनों तरफ का मोमेंट क्या है? सेम। मतलब अब एक बात बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस साइन, और माइनस किसके लिए ले रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया? 0 हो गया। तो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, दिखा देंगे हम तुम लोग को, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे हम तुम लोग के साथ। मीटर स्केल बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, 3 साल का एटलीस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, ये क्वेश्चन अगर आ जाए क्या ये इक्विलिब्रियम में है, तो तुमको क्या लिखना है यहाँ पे? सीधा सीधा तुमको देखना पड़ेगा, नहीं यस नहीं, तुमको पहले कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम आ गया तब वो क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तब वो क्या चीज में आ जाएगा? अगर नहीं तो ये चीज ध्यान देना, W2X इक्वल्स टू W1 आ गया, तो यहाँ पे बॉडी जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे स्टैटिक पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो डायनामिक तो होना ही नहीं है, ठीक है। अब डायनामिक का भैया एक दो एग्जांपल दीजिए। तो एरोप्लेन वाला हो गया, एटम वाला बात बता दिए, ठीक है। तो ये सब बॉडी जो है वो किसमें होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कोई दिक्कत है किसी को? तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा भैया यहाँ पे यही चीज बताए, तुम लोग अपने बुक में देखोगे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिख के आओगे? पहला तो द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। दूसरा द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी 0, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट अ पॉइंट, पूरा लाइन लिखना है, एक भी स्टेटमेंट छूटा तो तुम्हारा मार्क्स चला जाएगा। और बहुत बच्चा गलती क्या करता है, सुनो, इक्विलिब्रियम का जो अभी मीटर स्केल का क्वेश्चन अब हम बताने वाले, उसमें तुम लोग गलती जो करते हो, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लिख के छोड़ देते हो। वो फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब बॉडी क्या चीज में है? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग।
इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना, फिर फॉर्मूलाज लगाना। ओके, अब हम तुमको ले चलते हैं मीटर स्केल का न्यूमेरिकल्स पे, लेकिन एक काम करते हैं, पहले हम पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में बताते हैं। सेकेंड पार्ट इसका आता है इस चैप्टर का, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पक्का आएगा 2 मार्क्स का। 2 चीज क्वेश्चन आता है, चाहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछता है या तुमसे क्या पूछता है बताओ, तुम लोग से पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वर्क पावर एनर्जी से। सेक्शन ए में बहुत साल का क्वेश्चन, अगर 5 साल का मिला के देखें तो चाहे तो तुमसे ये पूछा रहता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड कोन या हॉलो कोन, ठीक है, या तुमसे पूछा रहता है कि हमको स्टेट दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिक मोटर या लाउड स्पीकर। तो ऐसा एक क्वेश्चन तुमको मिलना ही मिलना है। तो वर्क पावर एनर्जी से वो क्वेश्चन है, तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बताओगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा इसी चैप्टर से, तुम्हारे बुक में ये दिया हुआ है फॉर्मूला, तुम लोग ये यहाँ पे मतलब ये पूरा टेबल याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल सब बच्चा याद कर ले, ये तुम्हारे काम का है। 2 मार्क्स तुमको फटाक से दिला देगा अगर तुमको रटा हुआ होगा, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसको स्किप करो। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज पे डिपेंड करता है? तो चलिए भैया, ये चीज जरूरी है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप। सीजी जो होता है वो क्या चीज पे डिपेंड करता है? शेप पे। तुम देखो, ये एक सीधा सा रॉड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मान लेते एक बार, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में लाई कर रहा है। लेकिन जब इसको गोल घुमा देते हैं तो देखो ये कहां पे लाई कर रहा है? मिड पॉइंट। अब यहां से क्वेश्चन अराइज करता है, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूरी हमेशा बॉडी के अंदर लाई करेगा? नहीं। यहाँ देखो बॉडी पे ही नहीं लाई कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे बॉडी क्या जरूरी है? बॉडी के अंदर ही लाई करेगा? ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? उस बॉडी के शेप पे। क्या चीज पे डिपेंड करता है? जनरली क्या होता है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म शेप का है तो अंदर ही लाई करता है, ठीक है, और नहीं है तो बहुत बार बाहर लाई करता है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो तुमको क्या लिखना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज पे डिपेंड करता है? तो शेप पे डिपेंड करता है। किसी को कोई दिक्कत? इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये बात सब बच्चा को ध्यान रखना है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब बच्चा याद कर लेगा। वो लेमिना वाला जो एक्सपेरिमेंट है नहीं करना है, छोड़ देना, बस उस पार्ट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक ये चीज बताए और दूसरा चीज की वो टेबल तुम लोग को याद करना है। अब नेक्स्ट जो आया हुआ क्वेश्चन है वो सुनो। मान लो अभी हम लोग में यहाँ पे सीबू का एग्जांपल ले लेते, ठीक है। अगर सीबू खलीफाबाग का चक्कर लगा रहा है, क्या वो कोई काम कर रहा है? नहीं। ये क्वेश्चन क्लास 9 से। तो इसका पहला बात हमको बताओ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है? भैया वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा वेलोसिटी हो गया? वेरिएबल वेलोसिटी। तो अगर तुम लोग यहाँ पे देखेगा तो हम यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है, ए बी सी डी। तुमको एक बात हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तुम लोग एक चीज समझ लेना, इससे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन भैया? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए सेक्शन बी का क्वेश्चन का है, सेक्शन ए का पहला ही इसमें आता है 4th चैप्टर से। बहुत कम ही बार आया है कि सेक्शन बी में डाला है। सेक्शन ए में ये रहेगा, पहला ही क्वेश्चन रहता है इस चैप्टर से। यहाँ पे पहला चीज जो पूछना चाहते हैं, ये बॉडी कैसा मोशन कवर कर रहा है? सर्कुलर मोशन। यहाँ पे सर्कुलर मोशन कवर कर रहा है, तो हम तुमसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है? तो हमको थोड़ा सा कंसेप्ट तुमको देना, वेरिएबल वेलोसिटी क्या होता है। पहले बात वेलोसिटी ही क्या होता है भैया? वेलोसिटी क्या होता है वो बताइए, तब ना हम लोग बताएंगे, भूल गए हम लोग सब। तो वेलोसिटी जो होता है 2 चीज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी और एक स्पीड। मान लो यहाँ पे ऐसे करके कोई यहाँ पे मान लेते हैं मंदिर है, यहाँ पे हम जा रहे हैं ऐसे करके, और यहाँ पे मेरे साथ शिबू जा रहा है। वो ऐसे करके इधर घूम के चला गया, मेरा भी 20 मीटर पर सेकेंड है पल्सर का, और शिबू का बुलेट का भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हमको यहाँ पे बताओ कि ये जो ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग का क्या चीज सेम है? हो गया गलत? हम लोग का सेम स्पीड है, लेकिन क्या चीज अलग हो गया? वेलोसिटी। तो स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी है, बट यहाँ पे देखिए भैया वेलोसिटी सेम नहीं है। तो वेलोसिटी 2 चीज पे डिपेंड करता है, एक तो स्पीड पे डिपेंड करता है, दूसरा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो अब समझ में आ गया तुम लोग को? इसीलिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ
स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब तुम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हम गोल चक्कर लगा रहे थे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, टेंजेंट एट दी पॉइंट, टेंजेंट एट दी पॉइंट। तो भैया यहाँ पे देखिए टोपो पढ़े हैं, टोपो में हम तुमको ऐसे करके दिखा देते, तो ये ऊपर में बताओ सी पे किस तरफ डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ, डी पे किस तरफ डायरेक्शन आ रहा है, वेस्ट, वाह, और नीचे ए में किस तरफ डायरेक्शन आ रहा है, साउथ, और बी में ईस्ट। तो भैया हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये कैसा मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर, इफ यू आर कवरिंग अ सर्कुलर मोशन, तो यू आर इन एक्सेलरेटेड मोशन, यू आर इन एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग इन लीनियर, ठीक है, डायरेक्शन या लीनियर मोशन हम लोग कवर कर रहे हैं, तो वो कैसा मोशन होगा, वो हो जाएगा नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तुम लोग हमको अब ऐसे समझो कि भैया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो भैया यहाँ पे आप देखिए वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि आप बोल रही हो कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी का चेंज होना वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नेक्स्ट सुनो, इसी पे सुनो क्या है, इसी पे सुनो, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे हैं, तो तुम लोग प्लीज मेरे को यहाँ बताओ, मेरा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड था, बाद में भी इसमें फोर्स लगाए तब भी 20 मीटर पर सेकेंड है, u और v। भैया देखिए यहाँ पे v माइनस यू कर रहे हैं, तो 20 माइनस 20, मान ले इतने में टाइम लगा 5, तो डिवाइड बाय 5, ये आ गया कितना, 0। तो एक्सेलरेशन निकाले ना, एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो इसका मतलब ये कैसा मोशन हो गया, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, सुन लो, अब हम बताते क्या क्या चीज बताए, एक तरफ बताए लीनियर मोशन और एक तरफ बताए तुमको रोटेशनल मोशन। तो बताओ मेरे को दोनों में क्या डिफरेंस दिखा, लीनियर मोशन का वेलोसिटी क्या दिखाए थे तुम लोग को, यूनिफॉर्म था, वेलोसिटी क्या था, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, ये कैसा मोशन आया, एक्सेलरेटेड, तो हम लिख ही दिए, कैसा मोशन आया, एक्सेलरेटेड। और लीनियर मोशन जो है कैसा आया, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। लीनियर मोशन कैसा आया, नॉन। ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, तुम लोग अपने बुक में पेज नंबर 16 में देख सकता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। तो यही चीज हम तुमको बताए, ये तुम्हारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन या सर्कुलर जो बुलाना है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो गया। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अगर पढ़ोगे तो तुमको यही चीज दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत है, एक्सप्लेनेशन दे दिए तुम लोग इसका आगे, और यहाँ पे इसका ये रिजल्ट बता दिए, पक्का हो गया। तो इसमें ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब अराइज करता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। फ्यूगल, भैया अगर कोई बॉडी गोल गोल, देखिए यहाँ पे ऐसे रस्सी बांध के इसको गोल घुमा देते हैं, तो यहाँ पे दो फोर्स लगता है, एक सेंटर की तरफ, एक सेंटर से अवे। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, द फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बुलाते हैं, और सेंटर से अवे जो लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कोई भी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो अकेला नहीं लगता है, उस पे हमेशा क्या लगता है, दो फोर्स एक्ट करता है, पक्का हो गया ये चीज। तो यहाँ पे भी भैया दो फोर्स एक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज कॉल्ड फिक्शियस फोर्स, वर्चुअल फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्शियस और वर्चुअल फोर्स, यहाँ पे कैसे ये फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका अपोजिट तो रेड वाला हुआ ना, ब्लैक का अपोजिट रेड, तो ये तो कहाँ है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। इसको कौन सा फोर्स माना गया है, फिक्शियस फोर्स, वर्चुअल फोर्स या सीडो फोर्स बुलाते हैं, ठीक है। सीडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स सीडोपोडिया याद होगा तुम लोग को, फिक्शियस फोर्स
या वर्चुअल फोर्स, ये सब बुक में दिया हुआ है तुम लोग के। तो ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे बॉडी पे दूसरा चीज क्या है सुन लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है तुम्हारे बॉडी पे, पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन पढ़ लो, जो सेंटर की तरफ लगे वो हो गया सेंट्रीपिटल, सेंटर से अवे लगे सेंट्रीफ्यूगल। भैया ये फोर्स रियल फोर्स इसलिए नहीं है क्योंकि फोर्स अगर रियल होता तो अपोजिट डायरेक्शन पे लगता, ये तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, परपेंडिकुलर। यहां से हम एक क्वेश्चन अराइज करते हैं वर्क पावर एनर्जी से। क्या क्वेश्चन है, थीटा के बेसिस पे वर्क डन कितना हो रहा है। अगर तुम खलीफा बाग का चक्कर लगा रहा है तो वर्क डन क्या है, ऐसे भी कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसे भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो वो अभी यहाँ पे ही बता देते क्योंकि क्वेश्चन आता है, while you are circling around a body और ऑब्जेक्ट किसी के अगर तुम सर्कल कर रहे हो तो तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए भैया ये थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90। हम लोग पढ़े हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, तो एफ एस का कुछ भी वैल्यू दीजिए, कॉस 90 कितना आ गया 0, तो यहाँ वर्क डन कितना आ गया 0। तो ये चीज देखना, ये आएगा ही आएगा, थीटा पे क्वेश्चन तुम लोग को कल पूछेगा ही पूछेगा, हम तुमको बताएंगे वर्क पावर एनर्जी में। अभी बस इतना सा ध्यान रखना, वर्क डन यहाँ पे कितना आ जाता है 0, तो यहाँ पे कितना फोर्स है वो बता दिए, और यहाँ पे डिफरेंस बता दिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल फोर्स, ठीक है, फिक्शियस फोर्स, डिफरेंस नहीं वही सब एक चीज हो गया। ये क्या है, तो यहाँ पे इसको फिक्शियस फोर्स इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन पे एक्ट नहीं, अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है। किस तरफ एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली। तो थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है पहला का। अब हम तुमको कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं मीटर स्केल पे, तो वो हम तुमको बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से एक बार देख लेना। बहुत इजी क्वेश्चन है, गड़बड़ करके मत आ जाना, ठीक है। यहाँ पे तुमको जो चीज से डर लगता है वही चीज हम तुमको बताना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। सुन, सबसे पहले हम एक तो डिस्कस करना चाहते हैं टॉपिक जहां मोमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लगता है, ठीक है। तुमको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, मोमेंट जो है परपेंडिकुलरली हमको दिखाना है कोई भी बॉडी का। हम यहाँ पे तुमको पहला चीज डिस्कस करना चाहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, वाई सम ऑफ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही मोमेंट लग रहा है, जितना भी मोमेंट है सबको कैलकुलेट करो क्लॉकवाइज, इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब सुनो खाली, ठीक है, सम ऑफ क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके तुमको इसको समझाएंगे, क्या कि सीसो का एक एग्जांपल ले, क्या चीज का एक एग्जांपल ले रहे, सीसो। सीसो पे हम दो बच्चा को बैठा देते, एक मोटा बच्चा और एक पतला बच्चा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सीसो है, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चा को बैठा दिए और एक बच्चा को इस तरफ बैठा, तो ऑब्वियस सा बात है कि इस तरफ फोर्स जो है वो क्या लगेगा, ज्यादा। तो हमको यहाँ पे एक और बच्चा को बैठाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो सके, रॉड सीधा हो सके। तो जब बॉडी देखो ऐसे देख के तुम नहीं बता सकते हो कि सीधा है कि नहीं है, ठीक है, तुमको यहाँ पे बताना पड़ेगा कैसे, इक्विलिब्रियम में है जब भैया देखिए ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये दोनों बच्चा जो है बी और सी मान लेते, इसको किस तरफ घुमाएगा, तो इसीलिए बोले ये दोनों का मूवमेंट मान लेते। पहले सुनो, यहाँ पे हम एकदम क्लियर कर देते हैं तुमको, पहले दो बॉडी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है ए नाम का बच्चा और यहाँ पे दूसरा बॉडी है बी नाम का बच्चा। यहाँ से इसका डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि जहां से भी पाइवोट करना है वहां से डिस्टेंस मीटर स्केल में आता है 9 पेज, मीटर स्केल में आता है 9 पेज। मीटर स्केल का जब भी वेट निकालने बोलेगा तो एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसका वेट कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहेगा, सेंटर पे। तो अगर तुमको कभी भी आए कि मीटर स्केल का वेट निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे कहाँ पे वेट लेना पड़ेगा उसके 50 सेंटीमीटर मार्क पे। कितने मार्क पे कंसीडर करना पड़ेगा उसके, 50 सेंटीमीटर मार्क पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर स्केल को बैलेंस, एक बच्चा लोग गलती क्या कर देता है कि जरूरी नहीं है बैलेंस 50 पे ही हो, यहाँ पे भी हम कोई चीज को लटकाए हुए नहीं है इसीलिए कहाँ पे बैलेंस हो रहा है 50 पे। लेकिन जब इसको हम लटका देते तो बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, नाइफ एज, ठीक है। तो यहाँ से पाइवट किए, यहाँ से इसको क्या किए, हम यहाँ पे भी कोई बॉडी को लटका दे रहे हैं, यहाँ पे भी कोई बॉडी को लटका दे रहे हैं। तो इस पे ऐसे करके क्वेश्चन था। पहले तो हम एकदम सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं, यहाँ दो बच्चा, इस बच्चे का वेट है W1
और इस बच्चे का वेट है W2। ये बच्चा इसको किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और ये बच्चा इसको किधर घुमाएगा। तो तुम लोग देखो यहाँ पे ये नीचे वेट नीचे लगता है हमेशा, इसका W2। तो हम तुमसे पूछ रहे हैं ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है भैया, मोमेंट इज इक्वल टू होता है F इंटू टी। तो F जो है, F हो गया वेट ऑफ द बॉडी। फोर्स कितना लगा रहे हो तुम, अभी भी फोर्स लगा रहे हो जितना तेरे बॉडी का वेट है। अब हम तुमको एक चीज और सिखाना चाहते हैं जहां पे तुम लोग को जी में कंफ्यूजन होता है। GF क्या है, तो वेट जो होता है भैया m इंटू क्या है, g है। m इंटू क्या है, g। तो हम बॉडी का मास कंसीडर करते हैं kg, तो ग्रेविटी की जगह क्या यूनिट लेते हैं, f लेते हैं, तो उससे आता है f। ठीक है, अगर ग्राम में देगा तो gf आ जाता है, और अगर kg में देगा तो क्या आ जाएगा, kgf। एंड 1 kgf इक्वल्स टू कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, अगर gf लेके बनाएगा तो gf से ही आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो भैया यहाँ पे अगर न्यूटन में निकाला है तो न्यूटन में भी निकल जाएगा। W कितना, यहाँ पे अगर फोर्स निकालना है, इसका बॉडी का बोलता है 10 kg है। ठीक है, अब हमको नहीं पता ग्रेविटी कितना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 kg F आ जाएगा। 10 kg क्या आ जाएगा, F। ठीक है, यहाँ पे मास निकालेंगे, ये मास दिया हुआ था, हम क्या निकाले, वेट निकाले। तो इसमें भी एक बार ध्यान रखना है तुम लोग को। अब पॉइंट, पाइवट पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, x है, तो इसका डिस्टेंस हम कितना माने, x। तो मोमेंट कैलकुलेट कर लिए, किस डायरेक्शन में भैया, एंटी क्लॉकवाइज में। किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 10 kgf आया एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बताओ कितना आ रहा है भैया, सेम वही है, वेट निकालेंगे तो वेट आ गया आपका, इसका 10 माने थे तो हम इसका कितना ले लेते, 10, इसका हम ले लेते 20 ले लेते। कितना ले लेते, 20। अब इसका डिस्टेंस कितना ले, डिस्टेंस सुनो, अब दो क्वेश्चन यहीं से हम डिस्कस कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो सीसॉ से बैठा है, हम इसको माने थे 5 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 5 हो जाता है कितना, बताओ मेरे को, यूनिट पे भी बात नहीं कर रहे, 50 आ जाता है। 10 इंटू 5 कितना आ जाता, और अगर इधर हम 10 ले लेते हैं तो ये 20 इंटू 10 कितना आ जाता। हमको बताओ टोटल मोमेंट, जो पहली बात क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, और ये किस डायरेक्शन में होता, क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में होता है, क्लॉकवाइज। आधा बॉडी इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज़ वी सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तुम लोग को आया हुआ है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो तुम लोग को चेक करना पड़ेगा क्लॉकवाइज सम का मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों को अलग अलग निकालना, दोनों को। अब अगर हम बोल देते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, क्या चेंज कर रहे देखना, ये बच्चा का 10 kg रहने दिए, ये डिस्टेंस भी 5 रहने दिए, हम ये डिस्टेंस हटा देते हैं और इसको 20 किलो का बच्चा मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, इस बॉडी को बोल दिए कि ये स्केल इक्विलिब्रियम में, ये सीसॉ इक्विलिब्रियम में, तो बताओ बच्चा का दूरी कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे भैया, इसको मान लेते x। आप बोले ना इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में तो सम ऑफ क्लॉकवाइज किसके बराबर आएगा, तो भैया यहाँ पे देखिए इधर आया 10 इंटू 5, कोई मतलब नहीं है यूनिट से, देख ले कोई मतलब है मेरे को यूनिट से। 10 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 इंटू x। तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 5/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो भैया आपको पाइवोटेड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर बैठाना पड़ेगा, तब जाके ये रूलर क्या हो जाएगा, ये सीसॉ क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एकदम सीधा आएगा। समझ में आया ये चीज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दो बच्चा को बैठा देते हैं। ठीक है, तो पूछ लेगा कि उस बच्चे का कितना मास लेना है या कितना डिस्टेंस लेना है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, वही है मैथ से यहाँ पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे तुमको यही चीज देखना है। अब सम जो लिखता है देखो, यहाँ पे हम क्या चेंज कर दिए, ऐसे करके एक बच्चा बैठा है यहाँ पे जो कि 30 kg का, यहाँ पे एक बच्चा बैठा दिए जो कि 10 kg का। पहला बात यहाँ पे ये चीज है, 5 मीटर दूरी पे बैठा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ दूसरा बच्चा को यहाँ बैठा रहे हैं 4 मीटर दूरी पे। एक बच्चा को, पहला बात तो यहाँ पे बताओ, सीधा सा बात है, दूसरा बच्चा को कहाँ बैठाएंगे ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहला काम क्या करेंगे, सुनो, ये नहीं है मोटा बच्चा, तो वहां पे ये यहाँ पे डिस्टेंस भी मैटर करता है, मोमेंट के लिए खाली वेट नहीं, डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो पहले मोमेंट कैलकुलेट करो, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा भैया, 30 इंटू 5 कितना आ गया, 150। क्या 150, क्या क्लॉकवाइज यूनिट लिख देना जो भी आ रहा हो। ठीक है, और इधर 10 इंटू 4 कितना आ रहा है, 40, जो भी यूनिट आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है इधर कम आ रहा है, इधर ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो बच्चा को जो बैठाना, वो ऑब्वियस सा बात है किधर बैठाओगे,
लेफ्ट साइड मतलब इस साइड बैठाना है तुमको, तो अब इस साइड बैठाना है, तो यही बात मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि अरे ये 40 kg है, कितना का बच्चा है 40 kg, या बच्चा कितने का है 40, तो यहाँ पे देखो मुझसे भी ज्यादा वेट कर दिए, उससे भी ज्यादा क्या कर दिए, तो बताओ ये बच्चे को कहाँ बैठाए ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए, ये क्या आ जाए। अब यहाँ पे देखो पक्का तो हो गया इस साइड, तो इधर से पहले इसका तो क्लियर कर दिए 10 into 4 प्लस क्या करेंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, ये 10 into 4 आया, और दूसरे का कितना मास ले रहे बता 40, डिस्टेंस हमको पता है क्या क्या मान लिए x, कहां से लेना डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो 40 into x ये इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 150। तो अब क्या करना है भाई ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 11/4 आ रहा है, कौन वाला ये इस देखो यहाँ पे A पॉइंट का है, ये B पॉइंट का मोमेंट है, और ये C पॉइंट, ये जो मोमेंट आया है ना 40 ये B का मोमेंट आया, और ये हम किसका मोमेंट निकाले C का, क्यों B और C दोनों किस साइड का है लेफ्ट साइड नहीं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोलना है तुमको, मोमेंट किसका यहाँ पे इसका पूरे का सम लोगी ना, जितना बच्चा रहेगा सबका सम ले, ठीक है, और इधर जितना बच्चा रहेगा उसका सम ले लेंगे, इससे ज्यादा ये आने वाला भी नहीं, ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा आएगा यही कंडीशन आएगा और बच्चा ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। अब हम कुछ ईयर का बोर्ड पेपर तुम लोग के साथ डिस्कस करते हैं, लास्ट ईयर का पहले डिस्कस करते हैं, लास्ट ईयर वाला नहीं है मेरे पास, हम 2019 का है हम बताते हैं। सब बच्चा देखो ये तुम्हारा 2018 का क्वेश्चन है, एक मीटर स्केल बना दिया, बहुत बार मीटर स्केल बनाने आता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिस इज नाइफ है 30 सेंटीमीटर पे, समझ में आ गया। फिर पूछते हैं, पहला क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द वेट ऑफ मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का जो वेट है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड रहेगा 50 सेंटीमीटर, हम इसको W मान लिए, वेट ऑफ द मीटर स्केल भी W। भैया यहाँ पे दूसरा मास को कहाँ पे लटका है, यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान देना थोड़ा सा, हम कुछ नहीं कर रहे, जीएफ जो पढ़ा है वही है, हमको इतना सा बताओ ये और ये, क्या इसके अलावा कोई पॉइंट्स है, कोई वेट्स है नहीं, तो इसी दो पॉइंट पे क्या लगने वाला है मोमेंट। भैया ये इसको कहाँ घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये इसको कहाँ घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मोमेंट क्या आया बता, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया भैया, ऐसे करके दिखाएंगे 50 माइनस 30, वेट पता है नहीं पता है, W है, क्या है पहले इससे क्या लिखना था ये लिखना था, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इन इक्विलिब्रियम सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ, तब यहाँ पे तुम लोग लिखोगे क्या, यहाँ देखिए भैया ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का ये मोमेंट है, हम लोग क्या निकाले A, इस पॉइंट का मोमेंट क्या होगा भैया 40, यहाँ पे वेट है, अब बताओ यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, ये 30 से ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 इंटू 40, कोई दिक्कत, ये किसमें है तो एक बात बता भैया ये सेंटीमीटर में और ये भी क्या है सेंटीमीटर, हाँ कोई कुछ बोल रहा है ठीक, तो यहाँ पे देखो अब बच्चा मेरे कितना सिंपल हो गया, अब हमको बस क्या निकालना है वेट W, तो भैया आप बताओ ये 40 GF में था, तो ये भी आंसर किस में आने वाला है सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो यहाँ पे तो ये कितना आ गया 25 इंटू 40 इक्वल्स टू 20 इंटू, तो कितने बार में कट गया 2 बार में, W कितना आ गया 50, क्या बस ये आंसर यही आएगा, यही आता है, ठीक है, तुम लोग को भी यही आएगा अगर बोर्ड का पेपर है या स्कूल में जो है, ठीक है, और भी क्वेश्चंस होता है, लेकिन तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा मीटर स्केल, कोई दिक्कत, अभी रुको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्या, तो देखो यहाँ पे बोला, यहाँ पे कैलकुलेट द वेट ऑफ मीटर स्केल निकाल दिए, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि which of the following option is correct to keep the ruler in equilibrium when 40 GF weight is shifted to 0 centimeter mass, ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है ये 40 GF को हटा के हम कहाँ पे ले आए, यहाँ पे ले आए, 40 GF को हटा के कहाँ पे लेके आए यहाँ पे, तो क्या सही है, तो फिर से बोल रहा है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप अगर इसको इधर से इधर ले आए तो क्या चेंज हो गया डिस्टेंस, अब ये कितना डिस्टेंस हो गया 0, 30 माइनस 0 30, तो भैया 30 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ 20 इंटू
W, ठीक है। तो W का वैल्यू कितना आ गया 60, W का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। कोई दिक्कत इस चीज में? तब जब इसको शिफ्ट किए, लेकिन हमको इसमें एक ऑप्शन दिया था क्या कि बताओ इसमें क्या करना चाहिए, F को शिफ्ट अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, इसको क्या करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे दिया है क्वेश्चन में, तुमको क्या कर दिया है ऑप्शन में देता है F इज शिफ्टेड टुवर्ड 0 सेंटीमीटर और F इज शिफ्टेड टुवर्ड 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऑप्शन है, क्या करोगे, इस F को इधर शिफ्ट करोगे या F को उस तरफ शिफ्ट करोगे, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, तुमसे पूछ रहा था कि अगर हम इसको इधर शिफ्ट किए, इसको किसको, वेट को 0 सेंटीमीटर, 5 में यहाँ पे डिस्टेंस, तो मेरे को अगर इसको इक्विलिब्रियम में शिफ्ट करना है तो फलक्रम को शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड 0 सेंटीमीटर साइड या इस साइड, बताओ लेफ्ट साइड। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही टोटल मोमेंट निकालेंगे। अगर तुम इधर किया तो मेरे को बता 30, ये इधर कितना आ रहा था 30 into 40 कितना आ रहा था मोमेंट 1200, पक्का। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि F इज शिफ्टेड टुवर्ड 0 सेंटीमीटर, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते या उधर शिफ्ट करते तो मेरा सीधा सा बात है, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो मेरा इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, बताओ। ये अगर ये इधर शिफ्ट हो गया तो डिफरेंस कितना आ गया, F इज शिफ्टेड टुवर्ड्स 100 सेंटीमीटर, ज्यादा हो गया तो मोमेंट इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ये आंसर सही है, ठीक है। तो ये थ्योरी है, इसमें और कुछ भी नहीं है, तो ये ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा तुम्हारे 10 इयर्स में। आज का काम बस इतना सा ही रखना तुम लोग